8 साल की उम्र में सिर्फ एक फ्रूट नाइफ के साथ मैंने बॉर्डर के दूसरे साइड कुछ रिच बच्चों की जान बचाई। जब मुझे वापस घर लाया गया, मुझे एक अनएक्सपेक्टेड बात पता चली। मैं एक हाई सोसाइटी फैमिली का एल्डेस्ट सन हूँ। फैमिली मीटिंग में कोई इमोशनल रियूनियन नहीं हुआ। मुझे सिर्फ मिसेज लिन का नफरत भरा लुक मिला और स्टार्ट से ही डोमिनेंस दिखाया गया। तुम वापस आ सकते हो, लेकिन अपने छोटे भाई के साथ पंगा लेने का सोचना भी मत। जब सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं रो पड़ूंगा, मैं सीधा अपने बायोलॉजिकल फादर की तरफ मुड़कर सीधा पूछा, क्या यही मेरी स्टेप मदर है? मेरे कपड़े ठीक करने वाली स्टाइलिश लगभग शौक में आ गई। मुश्किल से अपना मुंह कवर किया। मिसेस लिन तुरंत खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, ये कैसी बात है? मैं तुम्हारी स्टेप मदर कैसे हो सकती हूँ? मैं उसकी तरफ अपनी बड़ी काली आंखों से देखता हूँ और बोला, हो ना, अगर मैं सच में आपका बेटा हूँ तो आप मुझे इतने सालों तक खो चुकी थी। क्या आपको मेरे साथ बेटर बिहेव नहीं करना चाहिए? आप एक अडॉप्टेड बेटे को मुझसे ज्यादा क्यों ट्रीट करती हैं? और आप मुझे देखकर खुश भी बिल्कुल नहीं लग रही। मेरे वर्ड्स ने उनको बिल्कुल चुप कर दिया। मिसेस लिन वहाँ स्कूल के बच्चों की तरह खड़ी रह गई जो गलती पकड़ी गई हो। कुछ बोल नहीं पाई। मैं अपने फादर की तरफ मुड़ा। मेरा रूम कहाँ है? लिन बाओ थोड़ा रुक गया, सेकंड फ्लोर पर विंडो के पास। मैं हल्का सा सिर हिलाया और बिना किसी को एक्नॉलेज किए सीधा ऊपर चला गया। बॉर्डर से आने के बाद अनफेमिलियर सराउंडिंग की वजह से मेरे इंस्टिंक्ट अलर्ट थे। मैं कई दिनों से सोया नहीं था। 10 साल का बॉडी भी एक लिमिट तक ही टॉलरेट कर सकता है। रूम में इंटर करके ही मैं बेहोश जैसे सो गया। जब मेरी आंख खुली, नेक्स्ट मॉर्निंग था। मैं डाइनिंग रूम के पास ही था जब मैंने सुना लिन जिंग चाओ, जो फैमिली का एडॉप्टेड सन है, कंप्लेन कर रहा था, अब इतना लेट हो गया है, मेरे फ्रेंड्स कॉल कर रहे हैं। मॉम, मैं उसका वेट नहीं करना चाहता। मिसेस लिन ने प्यार से उसका गाल पिंच किया। जा, उन्हें कॉल बैक कर, हम जल्दी निकल रहे हैं। लिन जिंग चुआन का फेस चमक उठा। वो खुशी से उछल कर चला गया। क्लियरली जा रहा था। मैं और देर तक सोता रहूं। मिसेस लिन ने टाइम देखा। उसका जो थोड़ा पेशेंस था वो खत्म हो रहा था। फिर उसने मुझे देखा और ठंडी हंसी छोड़ी। दोपहर तक सोता रहता है और सबको वेट करवाता है। बिल्कुल मैनर्स नहीं है। बाद में जब जिन चौहान के फ्रेंड्स के साथ मिलो, अपना बिहेवियर कंट्रोल में रखना। वो इलीट फैमिली से है। वो तुम्हारी अनब्रिंगिंग जैसा नहीं है। मैं कॉमली बैठ गया, कॉमली मिल्क का सिप लिया और बोला, मैं नहीं जा रहा, मेरा वेट मत करो। मिसेस लिन फ्रीज हो गई। मैं ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ बोला, आपने कभी पूछा भी नहीं कि मैं जाना चाहता हूँ या नहीं? लिन जिंग चुआन गुस्से में बोल पड़ा। फिर मिसेस लिन का हाथ खींचते हुए बोला, मॉम, इसे यही छोड़ देते हैं। इसके लिए अच्छे कपड़े या स्कूल बैग मत लेना। स्कूल स्टार्ट होने पे इसकी बेइज्जती होगी। मिसेस लिन ने हाँ में हाँ मिलाई, नैपकिन फेंकी और चली गई। उनके जाने के बाद मैं आराम से खाना खाता रहा। जैसे ही मैं फिनिश करके चेयर पीछे की, लगभग 16-17 साल की लड़की सीढ़ियों से नीचे आई। बाल बिल्कुल मेसी थे। वो बिना कुछ बोले बैठ गई और हाउस कीपर को बोला, आज सैंडविचेस नहीं चाहिए, स्टेक चाहिए, जल्दी लाओ, भूख लगी है। बटलर तुरंत बोला, जी मिस, अभी लाता हूँ। फिर वो आगे आया और इंट्रोड्यूस कराया, मिस, ये यंग मास्टर चेन चेन है, कल ही आए हैं। यंग मास्टर, ये आपकी बड़ी बहन है, लिन शारिन। लिन शारिन ने ऊपर देखना भी जरूरी नहीं समझा। मेरे पेरेंट्स इस लड़के के चक्कर में कितना फाइट करते रहे और अब इसे वापस लाना पड़ा ट्रबल के लिए। बटलर ने ऑकवर्ड नजर से मुझे देखा। फिर उसने देखा कि मैं लिन शारिन के हाथ में लैपटॉप को ध्यान से देख रहा हूँ। वो मेरे पास झुक कर बोला, यंग मास्टर, कोई प्रॉब्लम है? मैंने स्क्रीन की तरफ पॉइंट किया, ये कहाँ से मिलता है? बटलर थोड़ा सा हेसिटेट हो गया। आप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं? आप अभी छोटे हैं और शायद पहले यूज नहीं किया, इसलिए हमने अभी तक आपके रूम में सेट नहीं किया। मैंने चेयर के नीचे हाथ डाला, एक प्लास्टिक बैग निकाला और उसे एक मोटा बंडल पैसे का दे दिया। ये इनफ है खरीदने के लिए? लिन शारिन, जो कि अब तक अपनी स्क्रीन में बिजी थे, बिल्कुल शॉक हो गई। वो जोर से हंस पड़ी। तुम्हें चाहिए? ठीक है, मैं दिलवा देती हूँ, पर तुम्हें यूज करना भी आता है? मैं बिना हेसिटेशन के आगे बढ़ा। दिखाओ। लिन शारिन ने मुझे बुलाया। ध्यान से देख, स्क्रीन पर जो कुछ भी है सब ऐसे कैरेक्टर से ही बनते हैं। उसकी फिंगर्स कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगी। कोड की लाइंस एक अजीब लैंग्वेज की तरह स्क्रॉल होने लगी। देखकर ही चक्कर आ गए। उसने इंटर प्रेस किया और एक नया पेज ओपन हो गया। लिन शारिन ने मेरी तरफ लैपटॉप स्लाइड किया और मुस्कुरा के बोली, सिंपल है ना, ट्राई करना है, एक इडियट भी कर लेगा। अगर तुम नहीं कर पाए तो प्रूव हो जाए तुम होपलेस हो। और फिर कभी मुझे अपनी बहन मत कहना। बाहर मिले तो प्रिटेंड करना कि तुम मुझे जानते भी नहीं, समझे? बटलर चुपचाप पसीना पोंछ रहा था। उसे लग रहा था मैं गांव में पला हूँ और कभी कंप्यूटर देखा भी नहीं होगा। उसे मेरे लिए थोड़ी सिंपैथी फील हुई। लिन शारिन ने देखा मैं अभी भी स्क्रीन को देख रहा हूँ। वो मुझे थोड़ा पुश करके बोली,
वेट क्या कर रहे हो, स्टार्ट करो। मैं टेबल के पास आया। मेरी हाइट इतनी भी नहीं थी कि प्रॉपरली स्क्रीन देख सकूं। बस मेरा छोटा सा सिर ऊपर दिखता था। थोड़ा फनी लग रहा था। लिन शारन मुझे देख रही थी जब मैं कीज दबाने लगा। हर लेटर को ध्यान से देख रहा था जैसे पहली बार सीख रहा हूँ। वो खुश हो रही थी। उसने लेग्स क्रॉस किए और वेट करने लगी कि मैं फेल हो जाऊं। पहली बार स्लो था, फिर जैसे ही मैंने कीज समझ ली मेरी फिंगर्स फास्ट चलने लगी। लिन शारन को लगा मैं बस रैंडम कीज दबा रहा हूँ जब तक उसने मेरा कोड नहीं देखा। उसका कप गिरते गिरते बचा। ये तुमने लिखा? उसने लैपटॉप पकड़ा और चेक करने लगी कि मैंने चीटिंग तो नहीं की। मैं कंफ्यूज्ड होकर बोला, तुम देख नहीं रही थी क्या? अगले ही सेकंड उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं इंसान ही नहीं हूँ। उसने बिना कुछ बोले मुझे उठाया और सीधा ऊपर ले गई। उसने मुझे गेमिंग चेयर पर बिठाया और 4 मॉनिटर्स एक साथ ऑन कर दिए। हर स्क्रीन पर अलग कोड चल रहा था। वो सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ बोली, कितना समझ में आता है तुम्हें? मैंने स्क्रीन्स देखी, थोड़ा सोचा, फिर तीसरे मॉनिटर की एक लाइन पर पॉइंट किया। ये गलत है। लिन शारन शॉक हो गई। कहाँ एरर है? मैंने स्क्रीन टच की, लाइन डिलीट की और नया कोड लिखा। अरे टच मत करो। वो पैनिक हो गई। वो कई दिन से सोई नहीं थी। चैंपियनशिप के फाइनल्स तक पहुंचने के लिए मेहनत की थी। अब एक छोटे बच्चे ने उसका काम छेड़ दिया। वो एक्सप्लोड होने लगी थी। तभी स्क्रीन फ्लैश हुई, विन लिखा आया। स्पीकर से उसकी टीम चीयर कर रही थी। गॉडेस मू, तुम जीनियस हो, बग मिल गया, हम जीत गए। लिन शारन फ्रीज हो गई। उसने धीरे से स्क्रीन देखी, फिर मेरी तरफ। थोड़ा एम्बेरस होकर बोली, कंप्यूटर्स चाहिए ना? मैं दिलवा दूंगी। मैं तुरंत बोला, हाँ ग्रेट, चलो। लिन शारन बहुत एक्साइटेड थी, जैसे हवा में चल रही हो। रास्ते में उसने फोन पर एक डिक्शनरी ओपन की। वो स्पेशली मुझे टेस्ट करने के लिए ले आई थी, लेकिन सिर्फ 15 मिनट के ड्राइव में मैंने पूरी डिक्शनरी फिनिश कर दी। लिन शारन मेरे सिर को घूर के देख रही थी, डिसबिलीफ में। ये दिमाग कैसे काम करता है? क्या हमारी फैमिलीज में ऐसे जीन्स भी हैं? ये मेरी पहली बार थी इतनी क्राउडेड और लाइवली जगह पर। मेरे इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट हो गए। मैं हर एक चेहरे को स्कैन कर रहा था। लिन शारन को लगा मैं नर्वस हूँ, तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। डोंट वरी, मैं हूँ ना। उसने बिल्कुल भूल गई थी कि कुछ घंटे पहले वो मुझे पसंद भी नहीं करती थी। मैं टच होने का आदत नहीं था। मैं बार बार हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वो इतनी एक्साइटेड थी कि छोड़ ही नहीं रही थी। इलेक्ट्रॉनिक मॉल्स पहुंचते ही वो फुल अथॉरिटी के साथ अंदर गई। सबसे बेस्ट सेटअप दिखाओ। शॉपकीपर उसका फ्रेंड था और शॉक हो गया उसे एक छोटे बच्चे के साथ देखकर। मिसेज लिन, आप शॉपिंग पर अपने लिटिल ब्रदर के साथ? ये तो रेयर है। वैसे यंग मास्टर काफी टैन हो गया लगता है। लिन शारन ने प्राउडली हाथ हिला दिया। प्लीज, वो रोना धोना करने वाले लिन जिन चौहान जैसा नहीं है। ये मेरा रियल ब्रदर है, मेरा ब्लड। मैं चुपचाप काउंटर के पास खड़ा था। उसने मेरी कॉलर पकड़ी। ये बहुत बड़ा है, कैरी नहीं कर सकते? डिलीवरी करवा दूं? फिर वो मुझे खींच कर बुक स्टोर ले गई। अंदर जाके उसने मेरी बिगिनर प्रोग्रामिंग बुक का एक स्टैक उठाया और मेरे हाथ में दे दिया। ये तुम्हारी फाउंडेशन के लिए, तुम्हारा कोड स्ट्रक्चर मैसी है। मैं इतनी मोटी बुक्स पकड़ के खड़ा था जैसे ईंट हो। तभी मेरी नजर एक फेमिलियर फेस पर पड़ी। वो भी मुझे देखकर पास आई। लिन चेन, तुम यहाँ? मैं कुछ दिन में तुमसे मिलने आने वाली थी। तुम ठीक हो? वो शहर में इकलौती इंसान थी जिसे मैं जानता था और जिसने मेरी हेल्प की थी। मैंने सिर हिलाया। मैं अब लिन फैमिली के साथ रहता हूँ, सब ठीक है, थैंक यू। वो प्यार से मुस्कुराई। अच्छा है, लेकिन लिन शारन से बचकर रहना, वो ज्यादा जेंटल नहीं है। मैं मना करने वाला था, तभी मुझे किसी ने पीछे खींच लिया। लिन शारन अचानक आ गई और उस लड़की का कॉलर पकड़ लिया। युनरू याओ, इसको बुली बोल रही हो? ये मेरा भाई है, इसके पास क्यों आ रही हो? फाइट करनी है? युनरू शॉक हो गई। तुम दोनों साथ आए हो? लिन शारन ने स्कॉफ किया। ऑब्वियसली, क्या मैं तुम्हारे साथ आती? युनरू याओ ने हाथ उठा दिए। मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम बॉर्डर से साथ से आए थे। इसने मेरी बहुत मदद की थी, तो मैं बस चेक करना चाहती थी। उसने मेरे हाथ की बुक्स देखी। ये सब तुम्हारे लिए है, तुम सच में पढ़ सकते हो? मैंने सिर हिलाया। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो स्टडीज गाइड चूज करने में? ऑफ कोर्स, वो मुस्कुरा कर बोली। उसने कुछ बुक्स चूज की। वो मेरा हेड पैड करने वाली थी, पर लिन शारन की ग्लेयर देख कर रुक गई। फिर ऊपर शेल्फ की तरफ पॉइंट किया। रीडिंग इंप्रूव करने का फास्टेस्ट वे पिक्चर बुक्स है, वो बोरिंग भी नहीं होते। चाहिए? मैंने कभी पिक्चर्स बुक नहीं देखी। मैं क्यूरियस होकर हाँ कर दिया। तुम रीच नहीं कर पाओगे, मैं निकाल देती हूँ। मैं एग्री करने वाला था, तभी मैं हवा में उड़ गया। लिन शारन ने मुझे उठा लिया। वो युनरू राव को स्मर्क करके बोली, ये तुम्हारा भाई है क्या? अपना काम देखो। युनरू बस हेल्पलेस स्माइल कर दी। पिक्चर बुक्स लेने के बाद हम तीनों बुक स्टोर से बाहर आ गए। युनरू ने आइसक्रीम सजेस्ट की। जैसे ही आइसक्रीम मेरी जुबान पर लगी, मेरी आंखें चमक उठी। लिन शारन मुझे ध्यान से देख रही थी और उसके फेस पर सेटिस्फेक्शन था। अगर इतना पसंद है तो पूरा फ्रीजर भर के ले लेंगे, जितना चाहो खाओ। ग्लास के बाहर देखी। मेरी इंस्टिंक्ट्स ने मुझे ऊपर देखने को कहा। मेरी नजर सीधा लिन जिन चौहान से मिली, जो बाहर शॉक में खड़ा था। उसके साथ के बच्चे भी उसकी नजर फॉलो करते हुए अंदर देखने लगे। वो तुम्हारी सिस्टर नहीं है? तुम तो कह रहे थे वो बिजी रहती है, फिर ये किसी और के साथ क्या कर रही है? तुम तो कहते थे वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। चलो अंदर चलते हैं, उसे आइसक्रीम खरीदवाते हैं। हाँ,
मुझे भी आइसक्रीम चाहिए। सब उसे पुश करने लगे। लिन जिन चुआओ ने अंत बिंच लिए। फाइन, चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे ये गांव का लड़का मेरी सिस्टर को इम्प्रेस कर रहा है। वो सब सीधा हमारी टेबल पर आ गए। सिस, लिन जी चुआन सबसे पहले आया और लिन शारिन का हाथ पकड़ लिया। तुम बिना बताए कैसे आई? हम साथ आ सकते थे। मेरे फ्रेंड्स तुम्हें पसंद करते हैं। लिन जिन चुआन कहता है तुम गेम्स में अमेजिंग हो, हमें भी सिखाओगी? वाओ, इतने सारे आइसक्रीम्स, हम भी ले सकते हैं? लिन शारिन इरिटेट हो गई। उसने उसका हाथ हटा दिया। खुद खरीदो, तुम गरीब नहीं हो, मेरा दिन स्पॉइल मत करो। लिन जिन चुआन शॉक हो गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ब्लंट रिजेक्शन। उसका फेस रेड हो गया। पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बाकी बच्चे कंफ्यूज हो गए। उन्होंने मेरी तरफ पॉइंट किया। ये कौन है? ये उसके साथ क्यों बैठा हुआ है? ये रुयाओ का भाई है क्या? लिन जिन चुआन पैनिक हो गया। उसे डर था सबको पता चल जाएगा कि वो एडॉप्टेड है। जल्दी से बोला, ये नया हाउसकीपर का बेटा है। सब सेटिस्फाई हो गए। अब जब उन्होंने मुझे देखा, उनकी नजर में डिसरिस्पेक्ट था, इसलिए इतना टैन है। कपड़े भी अच्छे नहीं हैं। तुम्हारी सिस्टर तो इसको ट्रीट कर रही है, हमें क्यों नहीं? उन्हें आइसक्रीम अफोर्ड ना होने का इशू नहीं था, बस मना सुनने की आदत नहीं थी और मुझे नीचा समझकर और इंटाइटल फील्ड कर रहे थे। तभी लिन शारिन ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। सब डर गए। लिन जिन चुआन, तुमने अभी किसको हाउसकीपर का बेटा बुलाया? तुमने इतने साल लिन फैमिली में रहकर अपनी औकात भूल गए हो? उसने उसका कॉलर पकड़ा और पास खींच लिया। जो तुम खाते हो पीते हो सब किसी और का है, तुम्हें झूठ बोलने का हक किसने दिया? लिन जिन चुआन डर गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। लिन शारिन ने उसे धक्का दिया और बाकी बच्चों की तरफ देखा। सुन लो सब, ये मेरा भाई है, मेरा रियल भाई। अगर किसी ने इसे तंग किया, मैं खुद तुम सबके पीछे आऊंगी। सब बच्चे डर के भाग गए। लिन जिन चुआन अकेला रह गया, रोते हुए भाग गया। युन रु याओ ने सर हिलाया। इस एडॉप्टेड लड़के को कंट्रोल करना चाहिए। लिन शारिन ने बस ठंडी सांस ली। मैं सब सुन रहा था पर मुझे फर्क नहीं पड़ता था। खाने के बाद लिन शारिन फिर से एक्साइटेड हो गई। और क्या चाहिए? मैंने सर हिला दिया। मुझे घर जाना है, पढ़ना है। तभी एक जोर का ब्लास्ट हुआ। लोग चीखने लगे। मैं तुरंत कवर ले लिया। लिन शारिन और युन युराओ भी मेरे साथ क्राउच हो गए। ये क्या था? युन युराओ और लिन शारिन दोनों फ्रीज हो गए। उन्होंने नीचे देखा। बीच हॉल में एक मास्क आदमी गन घुमा रहा था। कोई भी हिला तो गोली मार दूंगा। उसने ज्वेलरी काउंटर पर गन मारा। सारा गोल्ड निकालो। स्टाफ कांपते हुए खड़े हो गए। उन्होंने डिस्प्ले केसेस खोलना शुरू किए और जल्दी जल्दी ज्वेलरी बैग में डालने लगे। मुझे उस आदमी में कुछ अजीब लगा। युनरू ने भी नोटिस किया। उसका हाथ कांप रहा है। वो प्रॉपरली खड़ा भी नहीं हो पा रहा। वो ड्रंक है। पुलिस अगर फोर्स करेगी तो वो और डेंजरस हो जाएगा। कुछ मिनट बाद पुलिस आ गई। जैसे ही उसने देखा वो और ज्यादा पैनिक हो गया। उसने एक क्लर्क के सिर पर गन रख दी। तो मैंने पुलिस को बताया। बिना सोचे उसने ट्रिगर दबा दिया। जोर की आवाज हुई। गोली सर मिस करके शोल्डर में लग गई। क्लर्क गिर गया और चिल्लाने लगा। लोग चीखने लगे। बच्चों की रोने की आवाज सबसे ज्यादा लाउड थी। गनमैन ने उस आवाज की तरफ देखा। वो बच्चों के ग्रुप के पास गया। उसने एक बच्चे को पकड़ा और उसके सिर पर गन रख दी। चुप हो जाओ, अगर एक और आवाज आई तो मार दूंगा। वो बच्चा लिन जिन चुआन का क्लासमेट था। दूसरी तरफ मिसेस लिन प्लांट्स के पीछे छिपी हुई थी और लिन जिन चुआन को पकड़ी हुई थी। लिन शारिन ने तेज सांस ली। मैं तुरंत मूव किया। मैंने नीचे झुककर एक शॉप के अंदर घुस गया। वो आउटडोर गियर स्टोर था। ओनर काउंटर के पीछे छुपा हुआ था। मैं जल्दी से आइटम्स उठाने लगा। एक फोल्डिंग नाइफ, एक रोप और काउंटर से एक मार्कर पेन भी ले लिया। युनरू याओ मेरे पीछे आई। तुम क्या कर रहे हो? मैंने पेन उसे दे दिया। तुम लिखोगी? वो कंफ्यूज थी पर मेरे साथ चलने लगी। हम सेकंड फ्लोर के फ्रंट एरिया पर गए। वहाँ ग्लास के उस पार पुलिस रेडी खड़ी थी। मैंने दोनों हाथ बहलाकर उन्हें रोका। अंदर के लोग डर के मारे चुप थे। जैसे ही युन राव आई मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने पुलिस की तरफ पॉइंट किया। लिखो, गनमैन ड्रंक है, वो अकेला है, उसने ऑलरेडी किसी को गोली मारी है। अब उसके पास एक चाइल्ड हॉस्टेज है। अब युन राव समझ गई मैं पेन क्यों लाया था। उसने ग्लास पर जल्दी जल्दी लिखना शुरू किया। बाहर के ऑफिसर्स रुक गए। उन्होंने तुरंत रेडियो पर इन्फॉर्म पास की। मैंने फिर उसका स्लीव पकड़ा। उसके पास शायद एक्सप्लोसिव भी है। मैंने फ्यूज देखा पर कलर अजीब था। युन युराव और लिन शारिन दोनों शॉक हो गए। लिन शारिन झुककर बोली, कलर कैसा था? मुझे कलरफुल लगा। बॉर्डर पर जो देखा था वो ग्रे होता था। ये शायद फेक है, टैक्टिकल गियर जैसा लग रहा है। लिन शारिन ने सीरियस एक्सप्रेशन दिए और युन युराव को सिग्नल दिया। सस्पेक्ट के पास एक्सप्लोसिव है। पुलिस अब और कोशिश हो गई। हर वर्ड इम्पोर्टेंट था। मैंने फिर उसका स्लीव पकड़ा। मुझे नीचे जाना है, मैं सबको बाहर निकाल लूंगा। दोनों शॉक हो गए। बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत डेंजरस है। एक 10 साल के बच्चे को भेजना ये इम्पॉसिबल लग रहा था। पर नीचे से फिर बच्चे की रोने की आवाज आई। गनमैन गुस्से में चिल्लाया, सब लोग चुप हो जाओ। युन युराव हेसिटेट करने लगी। तुम श्योर हो? मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा और सिर हिला दिया। उसने गहरी सांस ली। लिन शारिन का हाथ हटा दिया। मुझे लगता है तुम कर सकते हो।
केयरफुल रहना। ये पहली बार था किसी ने मुझे ये बोला। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर रोप पकड़ी और 1 सेकंड में नीचे स्लाइड कर गया। दोनों ऊपर से देखते रह गए। मैं भीड़ में गायब हो गया। ज्यादा लोगों ने नोटिस भी नहीं किया। लिन शारन मुझे देख रही थी। जब मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था, उसने युन युराओ का हाथ पकड़ा। शायद मैंने गलती कर दी। वो अभी ही आया है, उसे पता है कि उसके पेरेंट्स कैसे हैं, फिर भी वो अपनी जान रिस्क कर रहा है। युन युराओ चुप हो गई। अब सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, उस पर भरोसा। फर्स्ट फ्लोर पर हॉस्टेज बना हुआ बच्चा अभी भी रो रहा था। गनमैन का सिर दर्द से पड़ रहा था। चुप हो जा, वो चिल्लाया। एक और आवाज निकली तो अभी मार दूंगा। उसने गन सीधा बच्चे के सिर पर रख दी। लोगों ने डर के मारे सांस रोक ली। बाहर पुलिस ने फाइनली डिसीजन ले लिया। वो धीरे धीरे अंदर घुसने लगे, प्लेन क्लोथ्स में भीड़ में मिक्स होते हुए। ज्वेलरी काउंटर के पास का सीन देखकर सबके चेहरे पर टेंशन आ गई। अगर एक भी सिविलियन या बच्चा मर गया तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। स्नाइपर का ऑप्शन भी नहीं था। बिल्डिंग का एंगल अलाउ नहीं कर रहा था। उन्हें खुद ही पास जाना था। मैं धीरे धीरे प्लांट्स के पीछे से निकला और मिसेस लिन और लिन जिन चुआन के पास पहुंच गया। लिन जिन चुआन उसके सीने से लगा रो रहा था। मिसेस लिन ने मुझे देखा और शॉक हो गई। तुम यहाँ कैसे आए? उसके फेस पर कंफ्यूजन था। वो ऑलरेडी लिन जिन चुआन को संभाल नहीं पा रही थी। अब एक और बच्चा, क्या करें? पर मैंने उसे सोचने का टाइम ही नहीं दिया। मैंने उसका हाथ उठाया और लिन जिन चुआन के नेक पर एक शार्प स्ट्राइक मारा। छोटा होने के बावजूद इम्पैक्ट काफी था। वो तुरंत बेहोश हो गया। मिसेस लिन ऑलमोस्ट चीखने वाली थी। मैंने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। फिर मैंने इमरजेंसी स्टेयरवेल की तरफ पॉइंट किया, सिग्नल दिया, वहां जाओ। उसके अंदर कुछ टूट गया था। अनएक्सपेक्टेडली, जैसे कोई मिरेकल हो, उसने लिन जिन चुआन को टाइटली पकड़ लिया और क्रोल करते हुए स्टेयरवेल में चली गई। वहाँ इनफ कवर था, उन्हें कोई नहीं देख सकता था। पर आधे रास्ते में उसे रियलाइज हुआ कि मैं उसके पीछे नहीं हूँ। वो मुड़कर देखती है। मैं वही क्राउच करके बैठा था जहाँ उसने मुझे छोड़ा था। बिल्कुल कॉम दिख रहा था। मेरे फेस में कुछ ऐसा था, मेरी आंखों में कुछ ऐसा था। उसे एक अजीब सी लोनलीनेस फील हुई, जैसे मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि कोई मुझे साथ ले जाएगा। जैसे मैं हमेशा सिर्फ दूसरों को जाते देखता रहता हूँ। मिसेस लिन ने मुंह खोला। उसने मेरा नाम लिया, फिर सिर्फ अपने दिल में। मैंने सिर हिलाया और उसे जल्दी करने का सिग्नल दे दिया। वो कहना चाहती थी साथ चलेंगे, पर जब उसने लिन जिन चुआन को देखा अपनी बाहों में, उसे खो देने का डर सब पर भारी पड़ गया। आखिर में उसने मेरी तरफ एक लास्ट नजर डाली, फिर मुड़कर चली गई। सेकंड फ्लोर पर लिन शारिन सब देख रही थी। उसका जो टाइट था, उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो अपनी हेल्पलेसनेस से नफरत कर रही थी और अपनी माँ की कोल्डनेस से और ज्यादा। अब जब उसने मुझे देखा तो वो क्यूरियोसिटी नहीं थी, वो कुछ रियल था जो उसे कंसर्न कर रहा था। मैं वेट करता रहा जब तक मिसेस लिन सेफ स्टेयरवेल में नहीं पहुंच गई। फिर मैंने नजर हटा ली। मैं हमेशा मानता था दुनिया में कुछ फ्री नहीं मिलता। लिन शारिन ने मुझे कंप्यूटर दिलाया, आइसक्रीम खिलाई। ऐसी डेप्थ चुकाना पड़ता है। और बाकी लोग, एक बुढ़े आदमी ने मुझे सिखाया था, अगर दुनिया में बुरे लोग ज्यादा हो जाएं, तो जो अच्छे रहने का एक ही तरीका है, अच्छा काम करते रहो। मैं गाँव वालों जैसा नहीं बनना चाहता था। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। पास के बच्चे अब भी रो रहे थे। उनकी आवाज गनमैन का अटेंशन खींच रही थी और उसका गुस्सा भी बढ़ रहा था। उसकी हाथ की वेन्स उभर रही थी। बच्चे के होंठ नीले हो रहे थे। मुझे समझ में आ गया टाइम खत्म हो रहा है। मैं बच्चों के बीच घुस गया। जैसे ही गनमैन एंट्रेंस की तरफ मुड़ा, मैंने हॉस्टेज बच्चे का पैर पकड़ा और जोर से खींच लिया। गनमैन का बैलेंस हिल गया, उसका ग्रिप छूट गया। बच्चा फ्री हो गया। ये किसने किया? वो गुस्से में मुड़ा और बिना सोचे गन आगे बढ़ा दी। गन का बैरल मेरे फोरहेड पर जोर से लगा। मैं हिला तक नहीं। सब लोग सांस रोक कर देख रहे थे। कोई भी नॉर्मल इंसान टूट जाता, पर मैं नहीं रोया। मैंने धीरे से हाथ ऊपर किए। मेरी आंखें शांत थी। गनमैन भी हेसिटेट कर गया। फिर उसने डिसाइड किया, ये तो नहीं रो रहा। उसने मुझे पकड़ा और नया हॉस्टेज बना लिया। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना युन युराओ और ना लिन शारिन, ना पुलिस। सबको लगा प्लान फेल हो गया, पर एक्चुअली प्लान चल रहा था। उसने मुझे उठाया। अब मुझे सब पुलिस पोजीशन क्लियरली दिख रही थी, पर वो अभी भी दूर थे। मुझे वेट करना था, बस कॉम रहना था। तभी उसका फोन बज गया। जब फ्रीज हो गया, उसने कॉल उठाया। तुम हो? ब्रेकअप नहीं, मैं सब ला रहा हूँ। मैं आज प्रपोज करूंगा। पर कॉल कट हो गया। वो टूट गया। आंसू बहने लगे। सब झूठ है। उसने गन उठाई। जैसे ही गन दबाने वाला था, मैं मूव हुआ। मैं एक शैडो की तरह मूव किया, नाइफ निकाली और उसकी रिस्ट पर पीर्स कट मारा। वो चिल्लाया, गन गिर गई। वो ग्राउंड पर गिर गया। फिर भी उसने दूसरे हाथ से गन उठानी चाहिए। पुलिस पैनिक हो गई। सब नीचे। सब लोग ग्राउंड पर गिर गए। एक्सप्लोजन का डर था, पर एक और स्क्रीम आई। सबने ऊपर देखा। मैं उसके पास था। नाइफ बार बार चल रही थी। उसका दूसरा हाथ भी
डिसेबल हो गया, अब वो हिल नहीं सकता था। मैंने उसका जैकेट फाड़ दिया, डिवाइस निकाला, चेक किए, बिना फ्यूज निकाल दिया, फिर किक मार कर दूर कर दिया। पुलिस शॉक में थी, सब मुझे देख रहे थे। एक छोटा बच्चा, हाथ में नाइफ, कपड़ों पर खून। अगर मैं बड़ा होता तो वो मुझे किलर समझते। फिर वो होश में आया और उस आदमी को पकड़ा। युन युराओ और लिन शारिन मेरे पास आई। तुम ठीक हो? चक्कर तो नहीं आ रहा? हॉस्पिटल चलते हैं। मैं बोला मैं ठीक हूँ, पर किसी ने नहीं सुना। वो दोनों मुझे पकड़कर बाहर ले गए। एक ऑफिसर ने हमें रोका। वो मुझे देखकर कंफ्यूज था, कैसे बात करें, क्या ये पॉसिबल है कि ये पहले स्टेटमेंट दे दे? उसे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या बुलाए। लिन शारिन आगे आ गई। तुम अंधे हो क्या? उसके सर पर बम्प देखो, पहले हॉस्पिटल जा रहे हैं, अगर कुछ चाहिए लिन हाउस आ जाना। लिन बिंग मेरा फादर है। फिर वो मेरा हाथ पकड़ के बिना कुछ बोले चली गई। हॉस्पिटल में मेरी ड्रेसिंग हुई, चोट का ट्रीटमेंट हुआ। नर्सिस को पता चला कि मैंने रोबर को रोका। वो बार बार मेरी तारीफ करने लगी, ब्रेव, क्यूट, अनबिलीवेबल। जब मैं रूम से बाहर आया, युन युराओ और लिन शारिन वहाँ वेट कर रही थी। कंफर्म करने के बाद मैं ठीक हूँ, उन्होंने चैन की सांस ली। युन युराओ ने कामली बोला, ऐसा रिस्क दोबारा मत लेना, डेंजरस सिचुएशंस एडल्ट हैंडल करते हैं, तुम अभी बच्चे हो। लिन शारिन भी एग्री कर गई, दोबारा ऐसा किया मैं तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड भेजूंगी। मैं कहना चाहता था कि मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ, पर उनकी आंखों में कंसर्न देखकर चुप रहा। मेरे अंदर एक अजीब सा वार्म फीलिंग आई। मैं कुछ नहीं बोला, तभी हॉलवे में फुटस्टेप्स की आवाज आई। लिन बिंग आ गया एक और आदमी के साथ। वो सीधा लिन शारिन के पास गया। तुम ठीक हो? लिन शारिन को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने उसे हटाया और बोली, मैंने किसी को सेव नहीं किया, मुझे क्यों देख रहे हो? तब लिन बिंग ने पहली बार मुझे देखा, पर उसका फेस पर कंसर्न नहीं था। वो गुस्से में बोला, किसने बोला हीरो बने? पता है कितना डेंजरस है? और तुमने लिन जिन चौहान को बेहोश भी कर दिया। बिल्कुल कंट्रोल नहीं है तुम में, दोबारा ऐसा मत करना। ये वर्ड्स स्लैब जैसे लगे। लिन शारिन और युन युराओ दोनों का फेस चेंज हो गया। लिन शारिन मेरे सामने आ गई। डैड, इसने मॉम और जिन चौहान दोनों को बचाया, पूरे मॉल को बचाया। लोग इसे थैंक कर रहे हैं, ब्लेम नहीं। क्या आप इसे अपना बेटा नहीं मानते हो? वो गुस्से और दुख में थी, पर लिन बिंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने डीएनए रिपोर्ट देख ली थी। उसके लिए मैं उसका बेटा नहीं था, बस एक प्रॉब्लम था, दूर रहो। ये बाहर बड़ा हुआ है, डिसिप्लिन नहीं दिया तो प्रॉब्लम बनेगा। वो मेरी तरफ बढ़ा, पर युन युराओ बीच में आ गई। अंकल लिन, काम डाउन। तब उसका साथ वाला आदमी बोला, बच्चा अभी ट्रॉमा से निकला है, बाद में बात कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ दिन मेरे घर रहने दो, मुझे ये बच्चा पसंद है। युन युराओ खुश हो गई। डैड, मैं भी यही कहने वाली थी, चेन को हमारे घर ले चलते हैं। वो आदमी युन युराओ का फादर था। उसने स्माइल की, तुम्हारी मॉम भी खुश होगी। उन दोनों का मैं पसंद आ गया था, पर लिन बिंग हेसिटेट कर गया, तकलीफ नहीं देनी, ये यही रहेगा। मैं उसका असली बेटा नहीं था, पर वो मुझे बेच भी नहीं सकता था, उसने मुझे रखना ही था। युन फैमिली को मानना पड़ा। जाते वक्त युन युराओ ने मुझे कॉन्टेक्ट दिया, जरूरत हो तो कॉल करना। मैंने सिर हिला दिया, काइंडनेस को मैं कभी इग्नोर नहीं करता। लिन जिन चौहान हॉस्पिटल में था तो मैं और लिन शारिन घर गए। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई स्टेटमेंट के लिए। लिविंग रूम में काफी ऑफिसर्स थे। लिन शारिन इरिटेट होगी, स्टेटमेंट के लिए इतने लोग, लगता है अरेस्ट करने आए हो। आज हम सब इसके कर्जदार हैं, सब थैंक करना चाहते हैं। ऑफिसर एक एक करके आगे आए और मुझे बाव किया। मैं सोफा पर क्वाइटली बैठा था, आइसक्रीम पकड़े हुए। मैं बस काउंट कर रहा था कि कितने बाव करते हैं। जब मैंने आइसक्रीम खाना स्टार्ट की, सब चुप हो गए। किसी को बिलीव नहीं हो रहा था ये वही बच्चा था जो कि गनमैन के सामने खड़ा था। लू जेंग ने पूछा, गन शॉट के वक्त तुम सब साथ थे? लिन शारिन ने जवाब दिया, हाँ। तुमने तुरंत कवर लिया? ऑब्वियसली। लू जेंग को डाउट हुआ, लोग पहले देखते हैं, कवर नहीं लेते, मतलब किसी को पहले से पता था गन शॉट है। लिन शारिन रुक गई, पर वो मुझे इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। तुम क्या कहना चाहते हो? हम इन्वॉल्व है? गलत मत समझो, ऑफिसर बोला। मैं तब बोला, मैंने पहचाना था गन शॉट। सब चुप हो गए। कहाँ सुना था? बॉर्डर पर। उसने फाइल याद की। मुझे डर लग रहा था। मैंने ऑनेस्टली बोला, पर अगर मैं कुछ नहीं करता लोग मर जाते। मैंने प्रॉमिस किया था मैं लोगों की हेल्प करूंगा। मेरी बात को सुनकर सब लोग सीरियस हो गए। लू जेंग को समझ में आ गई मैं झूठ नहीं बोल रहा। लिन शारिन ने मेरा हेड टच किया। वो बुड्ढा कौन था? मैंने बोला, उसने मुझे पाला था। लिन शारिन ने मेरी आंखों में चमक और उदासी देख ली। उसका दिल थोड़ा पिघल गया। वो कहने लगी, अगर तुम्हें उनकी याद आती है, हम उन्हें यहाँ लेकर आ सकते हैं। लिन फैमिली के पास एक और इंसान का ख्याल रखने के लिए काफी है। लेकिन मैंने सर हिला दिया और अपने हाथ में पिघलती आइसक्रीम की तरफ देखा। ठीक है, मैंने धीरे से कहा,
वो अब नहीं रहे। उन्हें क्रिमिनल्स ने गोली मार दी। मैं अपने पहली जॉब के 50 युआन से लकड़ी खरीदी और उन्हें खुद पहाड़ पर दफन किया। मैंने अपनी कहानी बताना शुरू की। ये मेरी दूसरी बार थी जब मैं गाँव के पीछे वादियों में बॉर्डर लुकआउट का काम कर रहा था। मैंने कुछ लोगों को पुलिस के 3 गाड़ियों से बचने में मदद की। गाँव वालों ने ज्यादा पैसा ले लिया, लेकिन जो 50 युआन बचे वो उन आदमियों ने खुद मेरे हाथ में दे दिए। एक ने कहा, छोटे तू काफी तेज है, तेरे अंदर पोटेंशियल है, बस अभी छोटा है। ड्राइवर ने सिगरेट का धुआं छोड़ा और मुस्कुराया, लेकिन ट्रक के पीछे से काला लिक्विड टपक रहा था और बदबू बहुत गंदी थी। लोग कहते थे वो लोग जहरीला घोस्ट ले जा रहे हैं। मुनाफा बहुत था, लेकिन लोग बीमार हो जाते थे, कभी कभी मर भी जाते थे। मुझे बस बुढ़े आदमी को दफन करना था। मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। जब उस आदमी ने मुझे पीछे हटते देखा, उसके चेहरे पर बुरी सी मुस्कान आई और वो कहने लगा, ऐसी जगह पर पैदा हुए हो, तुम्हारी किस्मत पहले ही तय हो चुकी है। ये काम एक बार कर लिया तो जिंदगी भर करना पड़ेगा। तुम हम जैसे ही हो, समझे? लेकिन मैंने ये बात नहीं मानी। मैं उन जैसा नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने उनका एस्केप राउट का मैप बनाया और पुलिस को दे दिया। मैंने उन्हें बताया कि बॉर्डर में एक गैप है, जहरीला घोस्ट शहर तक नहीं पहुंचा। वो लोग पकड़े गए। एक दिन चेक पॉइंट के पास से गुजरते हुए मैंने दीवार पर 3 ड्राइंग्स देखी। मुझे लगा वो मेरे लिए थी। मैंने उन्हें कॉपी किया और लोगों से पूछा। फिर पता चला कि ये उनका मतलब थैंक यू होता है। उन ड्राइंग को देखकर मैंने सोचा, शायद मैं एक अच्छा इंसान हूँ। लिन शारिन अपने आप को संभाल नहीं पाई। वो मुड़कर लू जेंग को घूरने लगी। लू जेंग भी शर्मिंदा था। फाइल में लिखा था 10 साल का हूँ, लेकिन मैं जिंदगी भर का दर्द झेल रहा था। आखिर में वो और सवाल नहीं कर पाया। लू जेंग ने अपनी टीम को बुलाया, मुझे थैंक यू कहा और चला गया। अगला सीन स्कूल पर गया। लिन जिन चौहान ने जो कहना था कह दिया और गुस्से में निकल गया। कुछ लड़के जो कि अल्ट्रामैन कार्ड के बारे में बात कर रहे थे मेरे हाथ खींचने लगे, लेकिन मेरा जरा भी नहीं हिला। टीचर्स ऑफिस कहाँ है? मैंने पूछा। लंच टाइम। बिल्डिंग जल्दी खाली हो गई। कुछ लोग पीछे रह गए, लेकिन उनमें से कोई भी स्टेयर व्हील की तरफ नहीं जा रहा था। ऑफिस कॉरिडोर के बीच में था। जब मैं दरवाजे तक पहुंचा, अंदर बिल्कुल खामोशी थी। ये मेरी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा था। बिना सोचे मैंने नॉक किया। साइड वाला क्लासरूम से स्टूल उठाया और विंडो के नीचे खड़ा हो गया। कर्टेन्स के छोटे से गैप से मैंने अंदर देखा। डिम रोशनी में कुछ लोग नजर आए। शुन्यांग जी ने अपना ब्लेजर उतार दिया जो उसने सुबह पहना था। उसकी व्हाइट शर्ट चौक डस्ट से गंदी थी। अब वो उसे भी खोल रही थी। मैंने सोचा वो सिर्फ गंदे कपड़े बदल रही है, लेकिन फिर मैंने युआन जिन चैंग को डेस्क के सामने खड़ा देखा। कुछ मेरे दिमाग में गलत सा फील हुआ। जो लोग दूसरे के सामने कपड़े उतारते हैं उन्हें बुरा कहा जाता है, और यहाँ पर युआन जिन चैंग अकेला नहीं था। वहाँ और भी लड़के थे। सब लोग सर झुकाए खड़े थे। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर नीचे उतरकर नॉक किया। 3 बार नॉक। खाली हॉलवे में आवाज तेज गूंजी। थोड़ी देर बाद दरवाजा अचानक खुल गया और शुन्यांग जी सामने आई। उसने मुझे देखा। थोड़ी हैरानियत हुई, फिर जल्दी से स्माइल कर ली। लिन, तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने देखा उसकी शर्ट गलत बटन्ड थी और एक साइड ही अंदर टक थी। मैं अंदर झांकने लगा। मैं युआन जिनचैंग के लिए आया हूँ। जिनचैंग, उसने हैरानी से कहा। वो आगे बढ़कर मेरा व्यू ब्लॉक करने लगी। जिनचैंग पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहा है, एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग चल रही है। आज वो तुम्हारे साथ घर नहीं जाएगा। अगर भूख लगी है तो तुम जाकर खा लो। उसने मेरे सिर पर हाथ रखने की कोशिश की। मैंने नाक सिकोड़ी और तुरंत पीछे हट गया। टीचर, आपको हाथ धोना चाहिए। ये सुनते ही उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो गई। उसकी स्माइल भी अजीब लगने लगी। उन्होंने कहा, क्यों? मैंने सोचा, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्मेल आ रही है, मैंने सीधा कहा। उसकी स्माइल टूटने वाली थी। ठीक है, मैं हाथ धोकर आती हूँ, तुम जाकर लंच करो। वो मेरे पास से निकलकर बाथरूम की तरफ चली गई और दरवाजा बंद करना भूल गई। ज्यादातर बच्चे टीचर के ऑफिस में बिना परमिशन के नहीं जाते, लेकिन वो ये नहीं सोच पाई कि मैं नॉर्मल बच्चा नहीं हूँ। जैसे ही वो बाथरूम में गई, मैं अंदर चला गया। मैं युआन जिनचैंग के पास गया और कहने लगा, ये सच में ट्यूटरिंग है या तुमने किसी की कंप्लेन की है? उसने जवाब नहीं दिया, बस सर हिला दिया। मैंने देखा उसका बदन हल्का सा कांप रहा था। क्या तुम डर रहे हो? डरने की क्या बात है, ये तो सिर्फ ऑफिस है। लेकिन युआन जिनचैंग और बाकी लड़के ऐसे खड़े थे जैसे बोलने की ताकत ही खो दी हो। मैंने जितना भी पूछा किसी ने भी कुछ नहीं कहा। जिसके बाद मैंने रूम को स्कैन किया। सिर्फ डेस्क पर पड़ा फोन अलग लग रहा था। रूम की हवा अजीब थी, हैवी और घुटन वाली। मैं नहीं चाहता था कि शुयिंग जी वापस आए और उन्हें यही रखे, इसलिए मैंने युआन का हाथ पकड़ा और डोर की तरफ चल दिया। उसने हल्की सी गैस पी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ।
कुछ ही सेकंड में मैं उसे डोर तक खींच लिया। पीछे से कोई फुटस्टेप्स नहीं आए। मैंने मुड़कर अंदर खड़े लड़कों से कहा, अगर तुम लोग यहाँ रुक गए मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हें कंप्लेन की है। इस उम्र के बच्चों को सबसे ज्यादा डर होता है अलग पड़ जाने का, खासकर उन्हें जो कि पहले से ही एडजस्ट नहीं कर पाते। वो सब तुरंत भाग गए। जब शुआन येंगजी बाथरूम से वापस आई, ऑफिस बिल्कुल खाली था। उसने गुस्से में अपने बाल जोर से पकड़ लिए। उसकी नजर डेस्क पर पड़ी। एक रिंग और कुछ स्टील बीड्स अभी भी वहाँ पर पड़े थे। उसने इन सब चीजों को तैयार करने के लिए कितनी मेहनत की थी। तभी एक और टीचर ढूंढते हुए अंदर आए, अपना पेट पकड़कर मेडिसिन ढूंढते हुए। उसने शू येंजी को देखा और मुस्कुराकर बोली, टीचर शू, फिर से स्टूडेंट्स को ट्यूटर कर रही हो, कितनी डेडिकेटेड हो। शू येंजी ने एक हाथ से डेस्क का सामान हटा दिया और मदद करने लगी मुस्कुराकर, और कहने लगी, वो फ्यूचर है, अगर मैं एक को भी हेल्प कर पाऊं तो ये सब जाया नहीं है। दूसरी टीचर ने मेडिसिन ली, 2 टैबलेट्स खाई और तारीफ करते हुए बोली, आप जैसी टीचर आजकल बहुत कम मिलती हैं। मैं प्रिंसिपल के साथ लंच कर रही हूँ, आप भी चलिए, आपके नेक्स्ट रिव्यू के लिए अच्छा रहेगा। शू येंजी ने बिना झिझक हाँ कर दी। वो अपनी चीजें लेने मुड़ी, लेकिन दूसरी टीचर ने उसे जल्दी से बाहर खींच लिया। चलिए जल्दी, प्रिंसिपल को वेट नहीं करवाना। मैं युआन जिनचैंग को नीचे ले आया था कि उसने अचानक अपना हाथ छुड़ा लिया। उसने कहा, नहीं, हम भाग नहीं सकते, टीचर गुस्सा हो जाएगी। वो सर झुकाए रो रहा था, उसका पूरा बदन कांप रहा था। मुझे पूरी तरह कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। उसने खाना खिलाने की कोशिश बेकार थी। मैं रोड के पास खड़ा हुआ और युन युराव को कॉल किया। आधे घंटे के बाद युन युराव आ गई और कहने लगी, क्या हुआ। मैं बेंच पर बैठा था। युन जिनचैंग मेरे लैप पर सो रहा था। बाद में मैंने उसकी आंखों की तरफ इशारा किया, ये रो रो कर सो गया। युन युराव ने उसकी आंखें देखी जो कि लाल और सूजी हुई थी। उसने उसे धीरे से उठाया और कैफेटेरिया के बंद दरवाजों की तरफ देखा। फिर मुझे देखकर थोड़ा गिल्टी फील किया। तुमने खाना नहीं खाया ना, चलो मैं तुम दोनों को बाहर ले चलती हूँ। वो इतनी जल्दी आई थी कि उसने खुद भी नहीं खाया था। मुझे भी भूख लगी थी, लेकिन मुझे पहले कुछ और करना था। मैंने सिर हिला दिया और उसकी तरफ देखा, क्या तुम्हारे पास लैपटॉप है। युन ने आंखें झपकाई, हाँ है, क्या चाहिए। मैंने जवाब दिया, हाँ अभी चाहिए। मैं बिना कुछ और बोले उठकर चल दिया। युन ने युन जिनचैंग को अपनी बाहों में एडजस्ट किया और मेरे पीछे आ गई। वो कार से आई थी और उसमें एक स्पेयर लैपटॉप था। मैंने पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल में लैपटॉप यूज किया था। मैंने पावर बटन दबाया और चार्जिंग केबल निकाल दी जो उसने लगाई थी। फिर मैंने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और कनेक्ट कर दिया। युन युराव ने अभी युन जिनचैंग को सेट किया ही था कि उसने मुड़कर देखा, ये फोन किसका है। मैंने बिना ऊपर देखे कहा, अच्छा हुआ युन युराव कुछ पी नहीं रही थी, वरना सब विंडशील्ड पर गिर जाता। उसने अपने होंठों को दबाया, तुम्हारे पास टीचर का फोन क्यों है। वो लगभग चोरी किया कहने वाली थी क्योंकि कुछ गलत लग रहा था। मैंने उसके चेहरे की ओर ध्यान नहीं दिया। मैंने डिवाइस कनेक्ट करा और पासवर्ड क्रैक करने पर फोकस था। एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे कभी बताया था, मैंने काम करते हुए कहा कि बुरे लोग अपने सीक्रेट्स फोन में रखते हैं ताकि जब उन्हें चाहिए देख सके। ये सुनकर युन युराव चुप हो गई। उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और कहने लगी, तुम्हें लगता है कि शुन येंजी बुरी है। मुझे नहीं पता, मैंने सर हिलाकर कहा, लेकिन मेरे हाथ रुके नहीं। मेरे हिसाब से अगर कुछ गलत लगता है तो पक्का पता करो, वो बुरी है या नहीं एविडेंस बता देगा। एक वक्त था जब युन युराव कहती थी कि बिना प्रूफ के किसी को गिल्टी समझना बेकार है, लेकिन मैंने उसकी जान बचाई थी और कई बार प्रूफ भी किया था। युन युराव बिल्कुल लिन शारिन की तरह मुझ पर अंधा भरोसा करने लगी, इसलिए उसने फोन वापस करने की बात नहीं की, बल्कि उसने पूछा, तुम अनलॉक कर सकते हो। स्क्रीन पर कोड ऑलरेडी चल रहा था। युन युराव का मुंह खुला का खुला रह गया। 3 सेकंड बाद एक हल्की सी साउंड आई, फोन खुद अनलॉक हो गया, स्क्रीन ऑन हो गई। मैंने अभी रिसेंटली स्मार्टफोन्स देखा था और मैं यूज करने में ज्यादा फेमिलियर नहीं था। मैंने सबसे पहले कैमरा खोला, मेरा अपना चेहरा स्क्रीन पर आ गया। मैं पलक झपका। युन युराव झुक कर मुझे देखने वाली थी कैसे काम करता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। बिना सोचे उसने मेरी आंखों पर हाथ रख दिया और बोलने लगी, आगे का तुम्हारे लिए नहीं है, फोन दो। उसकी आवाज ठंडी और बिल्कुल सीधी हो गई। मैंने उसे ऐसे बहुत कम देखा था। 2 सेकंड्स रुक कर मैंने सिर हिला दिया और फोन दे दिया। ये हमेशा युन जिनचैंग के बारे में था। युन युराव का हैंडल करना सही था। अगले 10 मिनट तक युन युराव ड्राइवर सीट पर बैठकर फोन चेक कर रही थी। जब खत्म हुआ वो अकेली कार से बाहर निकल गई। जब वो वापस आई उसकी नकल्स छिल गई थी और अभी भी खून निकल रहा था और मेरे सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखों से ठंडा गुस्सा धीरे धीरे चला गया और फिर वार्मथ आई और मुझसे कहने लगी, थैंक यू लिन चैन। सच में मैंने पहले ही समझ लिया था कि युन
जन चैंग के साथ कुछ बुरा हुआ है। मैंने उसकी तरफ देखा, वो चैन से सो रहा था। तो ये आज स्कूल वापस नहीं जाएगा? मैंने धीरे से ये पूछा। नहीं, युन युराओ ने कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी कड़वाहट आई। मुझे इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैंने सर हिला दिया और कुछ नहीं कहा। उतरने से पहले युन युराओ खुद को रोक नहीं पाई। सुनो, उसने कहा, तुम भी आज स्कूल मत जाओ, मैं सब तब तक ठीक कर देती हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा, थोड़ा सोचा, फिर सर हिला दिया। आज पीई है, टीचर ने कहा था, टेस्ट है। युन युराओ कुछ कहने वाली थी कि एलिमेंट्री स्कूल का पीई टेस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन उससे पहले मेरी आवाज फिर आई, बिल्कुल सीधी और कॉम। और वैसे भी युआन जेनचेंग चला गया हो सकता है, लेकिन अगर शुन्यंगजी बुरी है तो बाकी स्टूडेंट्स अभी भी डेंजर में हैं। युन रोया रुक गई। उसने देखा कार के पास खड़ी छोटी सी फिगर को जो मुश्किल से हैंडल तक पहुंच रहा था। मेरे एक्सप्रेशन ने उसे टच किया। जो अंधेरा उसके दिल पर भारी था धीरे धीरे हल्का होने लगा। शुनजी को अपने तरीके से हैंडल करने का उसका हर इम्पल्सिव मेरी आंखों की क्लैरिटी से शांत हो गया। उसने धीरे सांस ली। ठीक है, संभाल कर रहना, मैं जल्दी से सब अरेंज करके तुम्हें ढूंढने आऊंगी, और अगर कुछ डेंजरस हो तो इम्पल्सिवली एक्ट मत करना। मैंने सर हिला दिया। मुझे पता था वो मेरी चिंता कर रही है, लेकिन लंच ब्रेक जल्दी खत्म हो गया। स्टूडेंट्स धीरे धीरे क्लासरूम में वापस आने लगे। युआन जिनचेंग की एब्सेंस किसी ने नोटिस नहीं की, सिर्फ मैंने। मैं उसकी खाली सीट को देखता रहा। जो पीई आया, हम बाहर गए। स्कूल साल का पहला टेस्ट 400 मीटर रन था। ज्यादातर स्टूडेंट्स फिनिश लाइन पर हाफ रहे थे। कुछ को साइड पर ले जाकर रेस्ट करवाना पड़ा। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, एक पसीना तक नहीं आया, जैसे बस वार्म अप खत्म हुआ हो। ऑलराइट, बाकी फ्री टाइम है, जाकर रेस्ट कर लो, कोच ली ने अनाउंस किया। उसने देखा सब थक चुके थे। उसने विसल बजाई और सबको छोड़ दिया। लिंचन, हम कार्ड पैक्स खोल रहे हैं, बहुत लाए हैं, आओ खेलो। मैंने सील्ड पैकेट्स देखे और समझ नहीं पाया इसमें क्या खास है। फिर भी मैंने सीरियस टोन में कहा, रुको, अगली बार जब मेरे पास अपने होंगे तब मैं खेलूंगा। ये चीजें पैसे की होती है, मैं दूसरे के कार्ड्स में फ्री यूज नहीं कर सकता। ये तब फेयर होगा जब मेरे पास अपने होंगे। बच्चे थोड़े उदास हो गए। तभी पेड़ के नीचे से एक्साइटमेंट की आवाज आई। लिन जिनचुआन कार्ड पैक्स कार्ड फाड़ रहा है। ओह वाओ, ये सब रेयर कार्ड्स हैं। जिनचुआन, तुम तो अमेजिंग हो। टेंशन एंजॉय करते हुए लिन जुआन ने चिन ऊपर उठाया और मुझे देखा। अगर तुम इसके साथ खेलोगे मैं तुम्हें अपने कार्ड्स नहीं दूंगा, तुम्हारी चॉइस। ये थ्रेट तुरंत काम कर गया। जो बच्चे कार्ड्स में डूबे हुए थे उन्हें हर वर्ड महसूस हुआ। कुछ सेकंड्स के बाद सब मुझे छोड़कर उसके पास चले गए। मुझे एक्चुअली रिलीफ मिला। कार्ड्स में इंटरेस्ट नहीं था, बास्केटबॉल में था। गांव में सिर्फ एक बास्केटबॉल था। जियाओ योंग के पेरेंट्स शहर से लाए थे। उन्होंने मुझे कभी टच नहीं करने दिया। मैं कोर्ट पर गया और बॉल उठाई। कोच ली पास ही रेस्ट कर रहे थे। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। क्या हुआ, शूट सीखना है? मैं सिखा सकता हूँ। बास्केटबॉल हाइट बढ़ाता है। ये सुनकर मेरा ध्यान गया। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने कोच ली को देखा जो 6 फीट से ज्यादा टॉल था, और पूरी सिंसियरिटी से पूछा, अगर मैं सीख लूं क्या मैं आप जितना लंबा हो जाऊंगा? वो रुक गया, फिर हंस पड़ा। ये बच्चा अलग है। फिर कहने लगा, शायद मेरे जितना नहीं। उसने कहा, लेकिन तुम अपने क्लासमेट तक जरूर पहुंच जाओगे। जब सब लोग धूप से बचकर खेल रहे थे मैं अकेला कोर्ट पर प्रैक्टिस कर रहा था। शुरू में मैं सीधा थ्रो भी नहीं कर पा रहा था। मेरे हाथ पैर छोटे थे। फुल साइज बॉल कंट्रोल कर पाना मुश्किल था। लिनजिन गुआन ने मुझे देखा और बोला, बेचारा, अगर ये हमारे साथ खेलना चाहता है तो आ सकता है। उसने सोचा मेरे पास पैसे वैसे भी फैमिली में ही आएंगे, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। मिस शॉट मतलब दोबारा ट्राई। जो समझ में नहीं आता कोच ली से सीख लिया। फिर अचानक एक बॉल सीधा हुप में गया, वो अंदर गया। बच्चे हैरान हो गए। मैंने एक बार और बॉल उठाई, 3 पॉइंट लाइन से शूट किया, परफेक्ट, बॉल क्लीन। कोच ली मुझे देखते हुए बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रहे थे। हर एक बास्केटबॉल शॉट के साथ जो क्राउड थी तो वो धीरे धीरे करके ज्यादा हो रही थी। हर एक शॉट किसी न किसी को खींच कर मेरे पास ले आता, और जो लोग भी मेरे पास आते तो उनको ये चीज कार्ड ओपनिंग से ज्यादा अच्छी लग रही थी। वो मुझे इनक्रेडिबल बुला रहे थे। न कि सिर्फ मैंने 3 पॉइंटर से हुप में बॉल डाल दी, बल्कि फुल कोर्ट से मैंने बास्केटबॉल हुप में डाल दी। जब कोच ने ये देखा तो उसे समझ में आ गई कि आखिर मुझे देखकर उसे कुछ स्पेशल क्यों देखा। कोच ली ने मुझे बिल्कुल भी नहीं रोका। गेम चलती रही और गार्डन पर जितने भी बच्चे जो के कार्ड्स ओपनिंग को देख रहे थे वो एक एक करके मेरी तरफ आए। जब ये सब कुछ मेरे छोटे भाई ने नोटिस किया तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि अब तक जो कि अपने कार्ड से शोखियां मार रहा था, अब उसके पास कोई भी नहीं बैठा हुआ और वो बाग में अकेला बैठा हुआ है। मगर जो हीट थी वो बहुत ज्यादा ब्रूटल थी। कोच ली बहुत ज्यादा घबरा गए, क्योंकि मुझे एक ही स्ट्रोक भी पड़ सकता है। उन्होंने मुझे ज्यादा देर तक खेलने नहीं दिया। बस 10 मिनट के बाद बेल बजी। उन्होंने मेरी बॉल ली और बॉल लेते ही जब मेरी हालत को देखा तो मैं पसीने पसीने और बहुत ज्यादा थक चुका था। जिसके बाद मैं भागता हुआ सिंक के पास
गया। मैंने साइड पड़े पेपर कप और डिस्पेंसर को देखा। मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई भी नहीं था कि पीछे से कुछ लोग आए। वो और कोई नहीं बल्कि शुन येन थी, जिसके पीछे मैंने कुछ छोटे बच्चों को भी देखा। मैंने उनको तुरंत से ही रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये तो वही लोग हैं जिनको उसने ऑफिस में देखा था। इस मोमेंट पर चेन चेन को युन युराओ का वो चेहरा याद आता है जब उसने फोन पर देखा। उसने तुरंत से ही अपना कप नीचे रखा और अपनी टीचर शुनयंग जी को वाइटली फॉलो करने लगा। वो छोटे बच्चे बहुत ज्यादा पसीना पसीना हो रहे थे। मेरा करीब जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ताकि मैं देख पाऊं कि ये हो क्या रहा है। मैं सिचुएशन को तब तक स्कैन करता तो उन्होंने यानी कि टीचर शुनयंग जी ने एक लड़के के कपड़े पकड़े हुए थे। ये देखकर मुझे दोबारा वो फीलिंग आई जब मैंने उन लोगों को ऑफिस में देखा था। चेन चेन को एक बात तो समझ में आती है कि चाहे लड़के हो लड़की हो, लोगों को किसी दूसरे की बॉडी को टच नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शुनयंग जी उस लड़के के कपड़े और उसकी बॉडी को टच करते हुए कहने लगी कि मुझे बताओ वरना हम इसके बाद थोड़ी देर और खेलेंगे। ये आवाज सुनकर चेन चेन कहता है कि मुझे इससे घिन आई। ऐसे लगने लगा कि कुछ चीज मेरी स्किन पर क्रॉल कर रही हो। वो रूलर को धीरे धीरे लड़के के घुटनों पर चलाते हुए बोली। उसकी आवाज बिल्कुल स्मूथ और आराम से निकल रही थी। अब बताओ किसने मेरा फोन लिया है? तो बस यही बात थी। उसने नोटिस किया था कि फोन गायब है और सोचा कि उनमें से किसी ने लिया होगा। मैं इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मुझे थोड़ा गिल्ट हुआ और मैं ऑलमोस्ट बाहर जाके मान लेने वाला था कि मैंने लिया है, पर मुझे याद आया जो युन युराओ ने कहा था, इम्पल्सिव में मत काम करो। शुनयंग जी ज्यादा डेंजरस नहीं लग रही थी, फिर भी मैंने अपने आप को रोका। लेकिन जैसे जैसे सवाल बढ़ते गए लड़के धीरे धीरे रोने लगे और उनका रोना शुनयंग जी के अंदर कोई गिल्ट नहीं जगा रहा था। अगर कुछ होता तो शायद उससे ज्यादा एक्साइट कर रहा था। रोना रोना और ज्यादा पैथेटिक दिखना, हाँ बिल्कुल वैसे ही ये खूबसूरत है। वो लड़कों के आसपास घूम रही थी जैसे कुछ उसके अंदर छाया हुआ हो। फिर उसने एक बड़ी मुस्कान दी और चुपके से एक कमांड दी, अब अपनी जैकेट्स उतारो। मैं थोड़ा कंफ्यूज था, थोड़ी देर के लिए समझ नहीं आया, मगर फिर जब एक लड़के ने अपने कपड़े उतारना शुरू किया और उस पल मुझे बिल्कुल समझ आ गया कि शुनयंग जी क्या कर रही थी। कुछ गर्म और तेज मेरे अंदर से गुजर रहा था। मैंने 1 साल पहले गांव में एक नई टीचर के बारे में सोचा। वो एक खूबसूरत जवान औरत थी। वो मुझे स्कूल भेजने के लिए कई बार मिली थी। उसने मुझे एक सुंदर फूलों का क्राउन भी दिया था। सिर्फ नॉलेज ही तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, उसने कहा। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एजुकेशन क्या कर सकती है। मैं ये तुम तक लेके आना चाहती हूँ। यहाँ के लोग हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। तुम्हें यकीन करना होगा कि नॉलेज सब कुछ बदल सकती है, लेकिन गांव कभी भी नहीं बदला। बदलने से पहले वो जवान टीचर पागल हो गई। लोग कहते हैं कि उस पर मक्की के खेत में अटैक हुआ था। मैं उसके घर गया था और देखा कि गांव वाले उसके घर से निकल रहे थे और हर एक चेहरे पर एक स्मग सेटिस्फाई मुस्कान थी। उनके अंदर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ऐसी शांति थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। उसने मुझे दोबारा कभी बात नहीं की। बाद में उसने अपने आप को नदी में डाल दिया। जब वो मरी तो वो हेविली प्रेग्नेंट थी। लोग कहते हैं उसके अंदर एक बच्चा था। उसने इस दुनिया में लाने का फैसला नहीं किया, इसलिए उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। वो उस जमीन पर मरी जहां उसने अपने फ्यूचर बदलने के लिए कुर्बानी दी और हमेशा उन गांव वालों के चेहरे याद रखता हूँ। वो स्मग सेटिस्फाई मुस्कान। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं स्कूल लाइफ के अंदर भी ऐसे ही बदतमीजी देखूंगा, जो कि एक फेरीटेल कासल जैसा लगता है। जब मैं भागकर बाहर निकला तो मैं किसी चीज के बारे में सोच नहीं रहा था। याद है मेरे दिमाग फ्लैश कर रही थी, फिर चीख रही थी, फिर लड़कों के तेज कदम की आवाज आ रही थी। डायरेक्शन में ढूंढते हुए टीचर और स्टूडेंट्स आसपास के एरिया से आए शोर सुन के। जुनियन के ग्रोव के अंदर वो जमीन पर पड़ी थी। उसके सिर के पीछे से खून बह रहा था और उसका सिर फट गया था। उसके पास मैं खड़ा था, हाथ में एक पत्थर था। मेरा चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। मेरी डार्क आंखें जमीन पर पड़ी उस शख्स पर थी जिसे मैं डिसाइड कर रहा था कि इसको मैं मारूं या फिर ना मारूं या फिर कोई एम्बुलेंस बुलाऊं। एक टीचर सबसे पहले होश में आया और सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करने भेजा। फिर उन्होंने स्टूडेंट्स के भीड़ को हटा दिया। सब अपनी क्लास में वापस जाओ, यहाँ खड़े मत रहो। कोच ली अपने स्टूडेंट्स को संभालो। कोच ली जो कि क्लास 4 का पीई टीचर है, अपने दिन से बाहर थे पर जल्दी अपने स्टूडेंट्स को हटाने लगे कि तभी जिन गुआन की आवाज भीड़ में से आई। क्या उसने उसको मारा? वो एक मर्डरर है। ये बातें शांत पानी में पत्थर गिराने जैसी थी। जो लोग डर की वजह से सोच नहीं पा रहे थे वो भी हाँ में सर हिला रहे थे। फिर से चीखने की लहर छाई। स्टूडेंट्स हर तरफ भाग गए। मेरे क्लासमेट मुझे एक मॉन्स्टर जैसे देख रहे थे। कोच ली जो कि कुछ मिनट पहले मुझे फ्री थ्रो सिखा रहे थे, उन्होंने आवाज बढ़ाई क्राउड को शांत करने के लिए। सब लोग शांत हो जाओ, कुछ कंफर्म नहीं हुआ, हो सकता है इसके पीछे कुछ और हो, जल्दबाजी मत करो। मैं गेस नहीं कर रहा था। लिन जिन गुआन गुस्से में आगे बढ़ा। टीचर शू सबसे दयालु टीचर है जो हमारे पास है। लिन अभी अभी आया है, पहले दिन ऐसे ही कैसे कर सकता है? वो बस वॉयलेंट है। वो मॉल में जो हुआ वो बस उसका इम्पल्सिव एक्ट था और उसे लक मिला। हम
हम सब बेवकूफ बने। जो टीचर 1 साल से उसके साथ थे, उसके मुकाबले में मैं एक आउटसाइडर जैसा मेन स्टूडेंट का ट्रस्ट कैसे जीत सकता हूँ? और एक 10 साल का बच्चा जो ऐसा कर सकता है, यहाँ तक के बड़े लोग भी हिल गए। टीचर और स्टूडेंट्स दोनों ने मेरे आसपास सर्कल बना लिया, वो भी छुपा हुआ डर लेकर। जल्दी ही स्कूल के गेट के बाहर से सायरन बजी। जब सभी देखने लगे तो पहले पैरामेडिक्स नहीं, पुलिस ऑफिसर्स आए थे। स्कूल के हेड ऑफ डिसिप्लिन कंफ्यूज लग रहे थे, क्या किसी ने पुलिस को कॉल किया? दूसरे टीचर्स ने सर हिला दिया। ऐसे स्कूल में मौत भी चुपके से हैंडल होती है, फिर भी पुलिस बिना बुलाए आ गई। हेड ऑफ डिसिप्लिन ने सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। ऑफिसर शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो बात पूरी नहीं कर पाया। एक बैच उसके सामने खुला। ली जिन का चेहरा सख्त और फ्लैट था। मैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट 1 का हेड हूँ। हमने एक पेरेंट से रिपोर्ट मिली है, स्कूल के एक टीचर पर चाइल्ड अब्यूज का शक है। हमें स्कूल की पूरी कोऑपरेशन चाहिए। सभी लोग दंग रह गए जब उन्होंने चाइल्ड अब्यूज के बारे में सुना। ये मुमकिन नहीं है, ये शहर का सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल है, हमारे टीचर्स बेस्ट हैं, देश और विदेश दोनों में। ऐसी बात यहाँ प्रोफेशनल्स के सामने नहीं हो सकती। ये बातें कुछ नहीं बताती। ये पता लगाने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और ये हमारा काम है कि हुआ या नहीं। अभी हमें टीचर शू नियानी से बात करनी है। लुजेंग ने अपना बैज छुपा लिया। उसका चेहरा कुछ नहीं बताता था। हेड ऑफ डिसिप्लिन को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसका चेहरा पीला हो गया। वो यहाँ है, पर मुझे डर है कि आप उसे अभी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एक स्टूडेंट ने उसे क्रिटिकल कंडीशन में डाल दिया है। लुजेंग पूछने लगा कि कौन? अब लुजेंग रुक गया। उसने आदमी के पीछे देखा और शुयेंग जी को जमीन पर पड़ा और साइड में खड़ा देखा, जो कि बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल लग रहा था। मैं योंग और युन यू राव भी वहाँ आए। दोनों ने सीन देखकर झटका लिया। युन रु याव ऑफिसर के बैरियर को इग्नोर करके मेरे कंधे पकड़ लिए। लिनचन, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? पैरामेडिक्स ने एक दूसरे को देखा। क्लियरली यहाँ डेंजरस बच्चा नहीं था। शुयेंग जी के सिर के पीछे का ब्लीडिंग रुक गया था। किस्मत से कोई फेटल डैमेज नहीं हुआ। जब उसका पल्स और हार्ट रेट स्टेबल हुआ तो उससे ट्रांसफर किया जा सकता था। डॉक्टर ने मास्क नीचे किया और थकावट से भरी नजर से मुझे देखा। बेटा, चाहे तुम कितने भी शैतान क्यों ना हो, मगर पत्थर से किसी को भी मत मार। कुछ बहुत गलत हो सकता था। तुम लकी हो इस बार। फिर भी मैं धीरे धीरे शुयेंग जी के चेहरे की तरफ देखा। वो जिंदा थी। डॉक्टर एकदम पीछे हुआ। ये बच्चा सच में इसे मारना चाहता था। युन युराव ने लुजेंग को आते देखा और मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसने पत्थर मेरे हाथ से लेने की कोशिश की, पर लुजेंग पहले ही मेरा रिस्ट पकड़ चुका था। मिस युन, हम पहले भी मिल चुके हैं। मैं उसे अकेले बात करना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये उसे डराएगा। एक एक्सपीरियंस डिटेक्टिव था। एक सेंटेंस में उसने युन युराव का आर्गुमेंट रोक दिया। युन युराव ने अपने होंठ बंद कर लिए। उसके पास रोकने का कोई भी तरीका नहीं था। लू जेंग ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और एक और ऑफिसर को युन युराव का स्टेटमेंट लेने का इशारा किया। फिर उसने मुझे देखा। पत्थर अभी भी मेरे हाथ में था। लिनचन, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग अभी क्लियर है, तो क्या तुमने ही जमीन पर पड़े उस शख्स को ये सब किया है? अगर कोई और बच्चा होता तो काउंसलर के बिना ये नहीं पूछा जाता, पर मैं तुम्हें पहले भी जानता हूँ। तुम कितने स्टडी हो, इसलिए मैं सीधा तुमसे पूछ रहा हूँ। मेरा दिमाग क्लियर था, पर मेरा बदन अभी भी स्लो लग रहा था, जैसे अभी तक पूरी तरह रेडी नहीं हुआ। मैंने अपने हाथ देखे, मुझे लगता है, और हाँ बोला, वो भी धीरी आवाज में। लुजेंग ब्लिंक किया। ये जवाब उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुमने किया मतलब है तुम्हें याद नहीं? ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने याद करने की कोशिश की, फिर धीरे धीरे सर हिलाया। मैं बहुत गुस्से में था जब कंट्रोल खो दिया। डिटेल्स साथ नहीं थी। ये बात लुजेंग को और क्यूरियस बना गई। उसने पूछा, तुम्हें क्या गुस्सा आया? क्या तुम्हें कुछ दिखा? एक बच्चा जो आर्म्ड गनमैन का सामना बिना डरे कर सकता है, तो ऐसा कौन सा गुस्सा हो सकता है जो कि उससे ज्यादा हो? ये सवाल मुझे वापस ले आया। मैं ग्रोव के दूसरे तरफ खड़ा देख रहा था। युन जिन चैंग और बाकी लड़के अलग रखे गए थे। उनके पेरेंट्स उन्हें संभाल रहे थे, उन्हें शांत कर रहे थे। मैंने हाथ उठाया और पहले शून्यानी पर लड़कों की तरफ इशारा किया। मेरी आवाज धीमी, लगभग खोखली थी। वो उन्हें प्राइवेट में अब्यूज कर रही थी। ग्रोव में एकदम से सन्नाटा छाया। सबकी आंखें वाइड हो गई, जैसे ये बात किसी ऐसी चीज को बुला रही हो जो कोई देखना नहीं चाहता। एक हवा का झोंका चला। फिर एक पेरेंट चीखा, तुम क्या झूठ बोल रहे हो? मेरा बेटा एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग के लिए आता था। ये बिल्कुल नॉर्मल टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप था। ये सब तुमने क्यों बनाया? ऐसे कुछ नहीं हुआ। तुम्हें कुछ गलत देखा, किसी को गलती से चोट पहुंचाई और अब हमारे बच्चों पर इल्जाम लगा रहे हो। लिंग जिन चुआन सबसे आगे था। टीचर शू ऐसा कभी नहीं करेगी। वो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट को फ्री में पढ़ाती है। वो सच में अच्छी टीचर है। क्लास के ज्यादा लोग हाँ में सिर हिला रहे थे। सिर्फ कुछ लोग चुप थे, एक तरफ चुपके से बैठकर। इस मामले की सीरियसनेस और बच्चों की प्राइवेसी की वजह से पुलिस ने जल्दी ग्रोव के आसपास पैरामीटर बनाया, सिर्फ क्लास को अंदर
रखकर स्टेटमेंट्स लिए। जब लिन जिंगचुआन बोलना खत्म किया, युन युराओ आगे बढ़ी। उसने पेरेंट्स का सामना किया। उसका चेहरा टाइट था। तुमने फोटोज देखी है, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं लगता तो तुम यहाँ क्यों भागे? अगर तुम अपने परिवार की इज्जत अपने बच्चे की डिग्निटी से ज्यादा मानते हो तो इस टीचर को पड़े रहने देते। उसकी बातें कठोर थी पर हर एक बात बिल्कुल सही जगह लगी। पेरेंट्स के चेहरे से रंग छीन लिए। वो 30 मिनट पहले पता चल गया था कि शोनियान के फोन में क्या था और वो भाग के आए थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि उनका बेटा अपने टीचर से अब्यूज हुआ तो शर्म और पैनिक उसके लिए बहुत ज्यादा था। एक पेरेंट ने कहा, हम स्कूल भिड़ लेंगे। चेहरा पीला, होंठ दबे हुए, चाहे सच हो या झूठ हम यहाँ नहीं रहेंगे। इसके बाद उन्होंने शुयेंग जी के बेजान फिगर को गुस्से से देखा, लेकिन वो सच या झूठ से ज्यादा वो चाहते थे कि ये सब दब जाए। सालों तक अफवाह और चुगलियां का सामना करना पड़ेगा, ये उनका डर था। इस दौरान पास बैठा डॉक्टर खुद को थप्पड़ मारने के लिए तैयार था। उसने बिना पूरी बात जाने मुझे डांट दिया था और अब उसका दिल कह रहा था कि यानी की कंडीशन और खराब कर दी। युवान मेरे सामने आया। वो एक घुटने पर बैठ गया। मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन उसकी आंखें पहले से ही लाल हो चुकी थी। अच्छे बच्चे, उसने कहा मेरा हाथ पकड़ते हुए। उसकी आवाज टूट गई। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। जिन चैंग को बचाने के लिए शुक्रिया, ये मेरी गलती है। मैं हमेशा बिजी रहता था। मुझे लगा उसे भीड़ पसंद नहीं। मुझे लगा इसी वजह से स्कूल उसके लिए मुश्किल था। अगर तुम नहीं होते तो वो बच नहीं पाता। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि उसका बेटा और क्या कुछ सह रहा होता। जब भी ये ख्याल आता उसका दिल करता कि खुद को थप्पड़ मारे। मेरी आवाज छोटी थी लेकिन सीधी। गलती करने वाला बुरा इंसान होता है, रोना उसे चाहिए, आपको नहीं। मुझे समझ नहीं आती कि बुरे लोग कभी पछताते क्यों नहीं और जिन लोगों को नुकसान होता है वो खुद को ही दोष देते हैं। गलती करने वाले को ही माफी मांगनी चाहिए ना। लिन शारन को लुजेंग और उसकी टीम से नफरत थी। वो पूरे रास्ते उन्हें बुरा भला कहती रही और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई। उसने मेरे पतले हाथ देखे और तुरंत किचन को ज्यादा खाना बनाने को बोला। जब लिन बिंग और लिन जिन गुआन और मिसेज लिन घर आए तो टेबल खाने से भरा हुआ था। लिन शारन जो कि सबसे झगड़ा करती रहती थी मेरे पास घूम रही थी। ये खा सकते हो, ज्यादा तीखा तो नहीं। ये रिब्स ट्राई करो। तुम्हें और गोश्त चाहिए? तुम बहुत पतले हो। लिन बिंग और मिसेज लिन हैरान रह गए। किसी ने कभी उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था। लिन जिन गुआन रो पड़ा। मॉम, ये उसे क्यों पसंद करती है और मुझे नहीं? उसने मुझे मारा। मिसेज लिन ने उसे गले लगाया। लिन शारन ने गुस्से से कहा, तुम जाना चाहते हो मैं क्यों इसे पसंद करती हूँ? क्योंकि वो हॉस्टेज सिचुएशन में गया और सबको बचाया, तुम और तुम्हारी मॉम को भी। और तुम बस मॉम के पास छुप कर रो रहे थे और अब तुम उसी को ही दोष दे रहे हो जिसने तुम्हें बचाया। मिसेज लिन ने कहा, बस करो शीरोन, सब ठीक है अब। शारिन ने कहा, उसके सिर पर गन थी, वो मर भी सकता था। मॉम, तुम लोग उसका शुक्रिया करने के लिए घुटनों पर भी आ जाओ तो कम होगा। सब लोग चुप हो गए। फिर मैंने हाथ से एक डिश की तरफ इशारा किया, मुझे ये चीज खानी है। शारिन ने मुझे सर्व किया और पूछने लगी, तुम्हें फिश पसंद है? मैंने कभी सी फूड नहीं खाया, बस मैंने शारिन से कहा कि बस अच्छा लगता है। शारिन परेशान हो गई और मेरी देखभाल में लग गई। लिन बिंग ने जिन गुआन और मिसेज लिन को स्टडी रूम ले गया। DNA रिपोर्ट आ गई थी। वो तुम्हारा बेटा नहीं है। जिन गुआन खुश हो गया। उसे घर से निकाल देते हैं। मिसेज लिन बोली, मुझे पहले से ही महसूस होता था। लिन बिंग बोला, मैं उसे नहीं भेज सकता। असली लिनचेन शायद मर चुका है। हमें एक लिनचेन चाहिए। ये लड़का रेडीमेड है। जब इनहेरिटेंस मिल जाएगी मैं इसे निकाल दूंगा। जिन गुआन ही असली बेटा रहेगा। दोनों बाहर आए और पहली बार मुझे देखकर मुस्कुराए। जिन गुआन बोला, साथ स्कूल में चलोगे? मैंने कुछ भी नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। रात तक मैं बुक्स पढ़ रहा था और मैंने बुक्स पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ सीख लिया था। उसमें मुझे फेरी टेल्स सच नहीं लगती थी कि तभी अगली सुबह नॉक हुआ। शेरिन आई और उसने जो मेरे लिए कंप्यूटर खरीदा था तो वो डिलीवर हो चुका है। वो कमरे में उस कंप्यूटर को सेटअप करने के लिए आई थी, जो कि वो कर भी देती है। बाद में वो कहने लगी कि कंपटीशन चल रहा है तो मैं चाहती हूँ कि तुम ज्वाइन करो। स्क्रीन पर हैकर अलायंस का लोगो था। एनिमीज को हराना ही सही काम है। 1 घंटे के बाद अटैक शुरू हुआ। इंशारिन वो मेरे साथ रुकी। उसके टीममेट पूछ रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और हैरान हो गए। अभी ग्रो हो रहा है। सब शौक हो गए। ये बच्चा है,
ट्रस्ट मी, शेरन ने कहा, जो कि सुनकर उसकी टीम पूरी की पूरी डर गई। शेरन की टीम में जितने भी लोग थे सब ने क्विट कर दिया, जिसकी वजह से शेरन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई क्योंकि ऑपरेशन कैंसिल हो गया था। शेरन चिल्लाई, ऑपरेशन कैंसिल, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं कर सकता हूँ। शेरन ने कहा, अगर तुम्हें खुद पर इतना यकीन है तो मुझे तुम पर भरोसा है, चलो करते हैं। और जैसे ही फोरम पर पोस्ट किया तो जितने लोगों ने उसे पढ़ा, लोग मजाक उड़ा रहे थे, हम प्लान बना रहे थे, अटैक शुरू हो गया। अचानक किसी ने पोस्ट किया, कंट्री ए की वेबसाइट डाउन है। ये देखकर सब शॉक हो गए। सभी लोगों ने ये नोटिस किया कि पूरा पेज लाल था और फूलों से भरा हुआ था। उनके मुंह में कोई भी वर्ड्स नहीं थे और ये चीज एक सिंपल मैसेज था, पूरे खिले हुए फूल, तुम्हारी जिंदगी अमन से। मेरी मॉम वहाँ से गुजरी, एक नजर डाली और कंट्री ए की टेस्ट की तारीफ की। थ्रेट का पूरा टोन एकदम चेंज हो गया था और फिर जो पहले पोस्ट करने वाला था वो दोबारा सामने आया। शॉर्ट 3 वर्ड्स, ये सबको एकदम चुप कर दिए। थोड़ा वक्त लगा एब्जॉर्ब करने में। स्ट्राइक बिल्कुल एग्री टाइम पर आई थी और लीड यूनिट ने एक्चुअली पुल ऑफ कर लिया। कोई भी उसके लिए रेडी नहीं था, कोई टाइम ही नहीं था इसको प्रोसेस करने का। सब अपने स्टेशन पर ढूंढ रहे थे। फॉर्मेशन में गिरते हुए बाकी टारगेट्स को सीक्वेंस में हिट करने के लिए लिन हाउस होल्ड के सेकंड फ्लोर पर लिन शारिन ने अपना रिप्लाई पोस्ट करना फिनिश किया। चेयर में बैक लीन किया और विसल मारा। फिर वो अपनी ग्रिन को रोक नहीं पाई। उसने मुझे देखा जो इंटेंसली काम कर रहा था। आंखें फोन की इमेज पर फोकस थी, फिंगर कीज पर स्टडी। ये तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, कोई टेक्स्ट नहीं, सिर्फ पिक्चर्स। और सब परफेक्टली पॉइंटेड वंस थे। वो इतने जोर से हंस रही थी कि उसका पेट दर्द कर रहा था। मैं अपना सर उसकी तरफ टिल्ट किया। मेरे डार्क आईज जेन्युइन पजलमेंट से बाहर हुए थे। मैंने एक्सप्लेन किया, बिकॉज आई कैन रीड दिस लैंग्वेज फेयर इनफ। एक किड के लिए जो अभी अभी अपनी लैंग्वेज पढ़ना सीखा है, एक फॉरेन लैंग्वेज काफी स्ट्रेच थी। और तुमने कहा कि ये ग्रीटिंग इमेज है, इसमें बहुत भूल है, बहुत प्रीटी है। मैंने उसका फोन पूरी सिंसियरिटी के साथ होल्ड किया। लिन शारिन ने शो किया कॉफिंग और थोड़ा गिल्टी होके साइड देखा। पहले जब मैंने पूछा कि लोग ऑनलाइन ग्रीट कैसे करते हैं तो उसमें एज्यूम किया कि मैं आयरोनिक हूँ और मुझे इंगेजमेंट मीम इमेज का फोल्डर दे दिया। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं कम्प्लीटली सिंसियर हूँ, लेकिन परफेक्टली वर्कआउट हो गया। उसके बाद मैं क्वालिटी इमेज रिफाइन करते हुए रहना शुरू किया, विजुअल्स टॉप अप करते हुए और साइमल्टेनियसली कंट्री ए की हर अटेम्प्ट को ब्लॉक करते हुए उनको डेटा को रिस्टोर करने का। मेरे लिए मैनेजेबल था, कोई प्रैक्टिकली डिफिकल्ट नहीं थी, लेकिन कंट्री ए टेक्निकल टीम क्लियरली अपना दिमाग लूज कर रही थी। एक पॉइंट पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई, दिस हैज गॉन फॉर एनफ, रिलीज द रिस्ट्रिक्शन इमीडिएटली, कैन वी नॉट सिंपली कम्युनिकेट पीसफुली। लिन शारिन कमेंट स्क्रॉल करते हुए स्कॉफ किया। एक पीसफुल कम्युनिकेशन, इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद कंट्री ए स्टेट मीडिया का ऑफिशियल अनाउंसमेंट रिलीज किया। वो एक्टिविटी ट्रैक और परस्यू करेंगे जो रिस्पॉन्सिबल है साइबर इंस्ट्रक्शन के लिए। लिन शारिन टेंस हो गई और एंटी ट्रैकिंग सिस्टम की तरफ से देखा जो हमें अभी सेट किया था। वो मुझे पूछती है, इज दिस एंटीवायरस ट्रैकिंग सिस्टम, क्या ये होल्ड कर पाएगा? कोड इंप्रेसिव लग रहा था और जेन्युइनली एस्टोनिशिंग, पर अगर कंट्री ए के पास और भी बेटर कोई हो तो मैं उसको रिश्योर नहीं कर सकता। इंस्टेड मैं सिर्फ हेड शेक किया। मुझे नहीं पता, बस मैं इस इमेजेस को और भी ज्यादा सुंदर बनाना चाहता हूँ। लिन शारिन मेरी तरफ देखती है, व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग? मैंने जवाब दिया, सुंदर भूलों का मतलब सिंसियर ग्रीटिंग। उस मोमेंट में लिन शारिन फील कर रही थी कि मैं शायद सबसे जेन्युइनली ऑनेस्ट पर्सन हूँ जो उसे मिला। लेकिन एडल्ट्स का जो वर्ल्ड है वो कॉम्प्लिकेटेड था। वो स्ट्रेट हो गई, अब कंफर्ट नहीं था। कंट्री ए की ट्रैकिंग सिस्टम को वॉच कर रही थी, रेडी इन केस ऑफिसर्स आए। मैंने उसको देखा, यू कैन लीव, अगर स्केर्ड हो स्टेप अवे, अगर मुझे कैच भी कर ले मैं तुम्हारी बात नहीं बताऊंगा। लिन ने सोचा, अगर एक छोटा किड डरे नहीं तो मैं क्यों डरूं? वर्स्ट केस में हम साथ में पकड़े जाएंगे। वो स्ट्रॉन्ग हो गई। मैंने सोचा हम सेम नहीं है, वो फैमिली वाली है, अगर कुछ हुआ तो लोग रोएंगे। मैं ऑर्फन हूँ, कुछ नहीं लूज करने को, इसी वजह से डेंजर से कभी मुझे डर नहीं लगा। फिर एक प्राइवेट मैसेज आया, वो भी फोरम पे, हे यू देयर, व्हाट एंटीवायरस ट्रैकिंग सिस्टम आर यू यूजिंग? जल्दी से ये मेरे साथ शेयर करो। यूजर नेम फेमिलियर था, वही जो पहले मुझे मॉक कर रहा था। लिन ने इग्नोर किया। 2 मिनट बाद फिर सेम आया, ये सब लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? डार्क एम्परर से जाकर पूछो। डार्क एम्परर फोरम का सबसे बड़ा सीनियर और टेक एक्सपर्ट मेंबर था। पहले कॉट हो गया था क्योंकि कंट्री ए ने न्यू ट्रैकिंग प्रोग्राम बना के सिक्योरिटी दूसरी कंट्री को दे दिया था। हम इंटर करके ही चेस हो गए जैसे डॉग्स, और हमसे वो लोग बोलने लगे कि तुम दोनों ही सिर्फ रहते हो, बाकी सब लोग गिर गए हैं। लिन का फेस डिफरेंट इमोशन से गुजरा। वो बिल्कुल डैश्ड हो गई और उसने मुझे बोला कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अनरियल हो चंचन। वो मुझे हग करने लगी। अगर मैं अलाउ करता फुल हग लिफ्ट भी होता। क्राइसिस गॉन। उसने एक्सप्लेन किया सिचुएशन। ऑफ कोर्स हम लोग कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, हमें नीचे नजरों से ना देखो और प्रेशर भी फील मत करो। मैंने डिसाइड किया
शेयर करने का, वो भी ये कहकर कि यही वो लाइट है ना, मैं ठीक हूँ। लिन ब्लिंक किया और मुझे स्माइल किया। हाँ, तुम ही वो रोशनी हो, एक ब्राइट, एक ऐसा ब्राइट इंसान जो कि और कोई कभी भी नहीं हो सकता। 5 बजने पर टोटल 3 घंटे के बाद साइबर से जो था वो एंड हुआ। टारगेट साइट्स पर रेड फ्लैग्स, नो इंसल्ट्स। फर्स्ट साइट स्टिल पीसफुल, फ्लावर्स के इमेजेस शो कर रहा था। वॉचिंग लॉग डिग्निटी और कंपोजर प्रेस कर रहे थे। नेक्स्ट डे होम पेज बैनर पर जैसे डिजाइन चेंज हुआ, लिन का ओरिजिनल फोरम पोस्ट ट्रेंडिंग हो गया। हर आईडी जो मॉक किया था क्विट हो गया या डिलीट कर दिया। लोग थ्रेड में थैंक यू करने लगे। लिन ने क्रेडिट नहीं लिया तो उसने बस जस्ट इतना ही कहा कि मुझे थैंक नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई को तुम लोगों का थैंक यू चाहिए। लोग कंफ्यूज हो गए, एक्चुअल ब्रदर या फेक। लिन ने टाइप किया मेरा एक्चुअल बायोलॉजिकल ब्रदर। एज का आइडिया जो था वो और भी ज्यादा हार्ड था। लोग उसे सोच नहीं पाते थे जब उन्होंने पूछा कि उसका भाई कितने साल का है और लिन कह दिया कि 10 साल का। आगे के आइडिया और हार्ड थे। ये रिप्लाई फोरम ब्रेक कर दिया। सब जीनियस रियलाइज किए कि एक 10 साल के बच्चे ने पूरे सिस्टम को ला कर रख दिया। ये बात बिल्कुल यकीन करने के काबिल नहीं। उसके बाद यानी कि उस साइबर अटैक के बाद लोग लिन शैरन को डीएम करने लगे। एंटी ट्रैकिंग सिस्टम बाय करना चाहते थे। नाइट में लिन शैरन ने मुझे पूछा सेल करें। मैंने लिन शैरन को बोला हाँ, क्योंकि मुझे पैसे के आइडिया ही नहीं था। उसने बोला इतना पैसा मिलेगा 10x स्नैक्स। मैं इंस्टेंटली मान गया। जब अगले दिन का सीन हुआ, प्लान था बैंक जाना, बैंक अकाउंट ओपन करना। पेरेंट्स शॉक हो गए जब उन्हें पता चला कि मैंने सॉफ्टवेयर बेचा, मिलियंस कमा लिए। और इस कहानी का जो ट्विस्ट था, तो कार में मैं सडनली बोला, वो भी लिन शैरन कि मैं तुम्हारा रियल ब्रदर नहीं हूँ। ट्रुथ रिवील सब कुछ हो रहा था। ये सब फेक आइडेंटिटी थी सेफ्टी के लिए। फैमिली मुझे अडॉप्ट करना चाहती थी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के लिए। और हमारा एमसी का जो डिसीजन था तो वो क्लियरली बोला मुझे इस फैमिली का पार्ट नहीं बनना। लिन शैरन ने सपोर्ट किया, मैं भी फोर्स नहीं करूंगी। उसके बाद चेंचन का एक न्यू गोल बना, अपना सेपरेट आइडेंटिटी हाउस बनाने का, क्योंकि ओन हाउस ओन आइडेंटिटी। फाइनल सीन में तो बिल्कुल ड्रामा था। रियल एस्टेट ऑफिस में एक रिच रूड लेडी ने मुझे इंसल्ट किया, मुझे ब्लेम किया बिना रीजन। बट फिर लिन शैरन प्लस जुन यूराओ ने सिचुएशन को पूरी तरह से रिवर्स कर दिया। लेडी को आखिर में अपोलोजाइज देनी पड़ी। और यही स्टोरी थी हमारे एक ऐसे मेन प्रोटैगनिस्ट की जो कि 10 साल का है, जीनियस है, हैकर है, इमोशनलेस भी है, लेकिन इंडिपेंडेंट है। फैमिली उसे यूज करना चाहती है। अगर फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो कि जेन्युइनली उसको केयर करता है तो वो लिन शैरन है। स्टोरी डायरेक्शन कहा जाती है। एक पावरफुल बच्चा अपनी लाइफ की इमारत को खड़ा करता है, वो भी किसी पर डिपेंड ना हुए बिना।